बात कर रहे हैं जो अब 5th फेज की वोटिंग होने जा रही है मंडे को 6 मई को। सबसे छोटा फेज है अब तक का, 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन 3 ऐसी सीटें हैं जिसके लिए ज्यादा बात होगी, रायबरेली, अमेठी और लखनऊ की सीट। जहां पर हम बात करें अगर लखनऊ की, तो हमने देखा था पिछली बार रीता बहुगुणा जोशी जो कि जब कांग्रेस में थी तो 2,88,000 से ज्यादा उनको वोट मिले थे। इस बार बीएसपी और अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की जो अहलिया हैं उनको वोट दिया है। प्रमोद कृष्ण जो हैं वो वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और लग नहीं रहा है उस तरह से कि राजनाथ सिंह को कोई वाकई में कोई टक्कर या कोई मुकाबले में खड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। मैं जाना चाहूंगी डॉक्टर गुलरेज के पास। डॉक्टर गुलरेज, अगर हम बात करते हैं इस फेज में लद्दाख की भी एक सीट है जिस पर इलेक्शन होने जा रहा है और जाहिर सी बात है हमने देखा था कि पिछली बार बहुत कम मार्जिन से बीजेपी को वो सीट हासिल हुई थी, हालांकि उसके लिए वो तारीखी थी क्योंकि कभी भी उसका बहुत ज्यादा वहां पर स्टेक नहीं रहा है। इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीट। वहां पर हम लगातार जो आपके पार्टी के बड़े लीडर हैं, अमित शाह से लेकर वजीर आजम से लेकर सब वहां पर गए हैं, तो आप क्या कश्मीर से इतर लखनऊ और जम्मू पर आपकी ज्यादा माफ कीजिएगा लद्दाख और जम्मू पर आपकी ज्यादा नजर है? देखिए, बात नजर की नहीं है, हमारा तो दिल की बात है। हमारी नजर नहीं रहती सीटों पर, हमारा दिल है भारत की प्रति एक सीट पर। जहां तक आपने बात की लद्दाख में कि हम बड़ी नैरो मार्जिन से पिछली बार हम जीते थे, मुझे पूरी अपेक्षा है क्योंकि पिछली बार हम जो जीते थे हमारी क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे जीते थे, इस बार उससे अधिक मार्जिन से जीतेंगे क्योंकि 5 वर्ष का जो हमारा कार्यकाल रहा वह वहां का सबसे अच्छा और सुंदर कार्यकाल रहा है। इसलिए जनता का जो मत है वो जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। जहां तक अन्य सीटों की भी बात करें हम, देखिए आपने स्वयं ने कहा कि राजनाथ सिंह जी को कोई भी किसी प्रकार की भी उनके सामने चुनौती नहीं है। अभी मेरे पूर्व जो हमारी चंडीगढ़ से मित्र बैठी थी उन्होंने भी एक बात कही कि अमेठी में जो स्थिति जी है वो राहुल गांधी को बड़ी प्रबल सैनिक से डर गए। आपने निर्वाचन आयोग को जो है बीच में ला करके हमारा जो सैनिक था उसका चिल्ला चोट कर रहे हैं और जिस प्रकार की भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं, यही भाषा शैली आप लोग निर्वाचन आयोग को पंगु बना करके आपने निर्वाचन आयोग को कुछ समझ नहीं रखा है। आपने निर्वाचन आयोग को बंधक बना रखा है और वो आपके इशारे पे काम कर रहा है। मायावती जी के विरुद्ध प्रधानमंत्री एक छोटे से सैनिक से डर जाते हैं। मैंने कड़ी भाषा को बड़ी बड़ी बातें करने से चैनल पे ये पार्टी जो है इसकी जमीन नहीं मिल जाएगी। जो है मैं आपको बात दूंगी, वो स्काइप से जुड़े हुए हो सकता है उन्हें लेट आवाज आपकी पहुंच रही है, उन्हें बात रखनी थी फिर आपने बात रखी। वक्तव्य जो है वो चुनाव को डिरेल करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। परंतु मैं एक बात कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वह अपने कामों के आधार पर, अपनी क्रेडिबिलिटी के आधार पर चुनाव जीतेगी। अरे साहब, कौन से काम किए आपने? आप मुझे ये बता दीजिए कि 2 मुद्दे बता दीजिए जो आपने 14 के घोषणा पत्र में लाए थे और उसमें से 2 वादे पूरे किए हों। आप बताइए कौन सा वादा पूरा किया आपने? देखिए, हमने कहा था बहुत कोई आतंकवाद की मार, आपने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, आपने कहा था हम धारा 370 को खत्म करेंगे, आपने कहा था कि हम काला धन लेके आएंगे, आपने कहा था कि हम जो है हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। आतंकवादियों की लिस्ट में शुमार करवा दिया। हमने कहा था कि अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन लाएंगे। आपकी जो कांग्रेस पार्टी है, आपके संगी साथी है, उन्होंने तो फ्रेजाइल 5 पे ला दिया था, हमने बिग 6 पे लाके खड़ा कर दिया। जो स्टॉक मार्केट गिर रहा था हमने उसको एलिवेट करके दिखा दिया। अब किस विषय पे बात कर रहे हैं? हमने 15.5 करोड़ का लोगों को मुद्रा के माध्यम से लोन दिया, उसमें से अधिकांश जो है वो तो हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन और महिलाएं हैं। तो आप किस एतबार से जीतेंगे चुनाव सर? इस तरह की कटु वाणी बोलने से कोई चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए क्रेडिबिलिटी चाहिए, चुनाव जीतने के लिए संकल्प चाहिए, चुनाव जीतने के लिए काम करना चाहिए। मूर्तियां बनाकर हाथियों चुनाव नहीं किया है। ठीक है, तमाम लोगों के अपने दावे हैं, लेकिन ये बात भी ये बात जी मैं आपको मेरी वाणी में आपको मधुरता और मिठास दिखेगी, इनकी वाणी में कड़वाई है, कड़वाहट है।
आप इनके मुंह में और इनके दिल में मेरे मुंह में भी मिठास है और इनके लिए दिल में भी मिठास है, क्योंकि ये मेरे भाई है ना। उनको आगे बढ़ने का अधिकार है। कैसे आप लोग तंत्र के मंदिर को मजबूत करेंगे, कैसे इस चुनाव को मजबूत करेंगे? आप मुझे बताइए कि आपने कितने माइनॉरिटीज के लोगों को टिकट दिया है? ठीक है, ये मेरी संस्कृति है, वो आपकी संस्कृति है। जी डॉक्टर गुलरेज, लेकिन ये अच्छा होता कि जितने मधुर और जितने स्वीट आप मेरे डिबेट में साउंड कर रहे हैं, जो आपके नेता हैं, जो आपकी पार्टी के जुड़े नेता हैं, जब वो रैलियां करते हैं, जब वो अपनी तकरीर करते हैं, काश वो भी इतने स्वीट, इतने मधुर और इसी तरह से पेशेंस के साथ जवाब देते हुए नजर आए, तो वाकई में सियासत ही बदल जाए। नहीं, अधिकांश में सही करते हैं मैम। एक आध दो जगह पे भी कुछ होता है, कोई व्यक्ति क्रोध आके कुछ बहनों और भाइयों अच्छे दिन हैं, आ गए बहनों और भाइयों, अच्छे लोग भड़काते हैं, कह देते हैं। अधिकांश मेरी पार्टी के नेता जो है इतने ही सौम्य, सबसे ज्यादा इस देश में अगर सैनिक मरे हैं तो वो आपके शासन में मरे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसानों ने इस देश में आत्महत्या की है तो वो इन 5 सालों में की है। आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, धर्मवीर जी, आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बीजेपी को। मुझे ये बताइए कि आपके पास क्या एजेंडा है, आप किस एजेंडे पर लोगों से वोट मांग रहे हैं? आप आए तो आप क्या करेंगे? जब आप इख्तिदार में थे, जब आपके पास यूपी की कमान थी, तो मुझे बताइए ऐसे कौन से आपने काम किए हैं? मुझे आप 5 काम मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पहली बात तो मायावती जी मात्र 4 महीने के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, तो 4 महीने में उन्होंने 7 लाख एकड़ जमीन के पट्टे किए थे भूमिहीनों को, जो उन पर काबिज हुए निःशुल्क पट्टे 7 लाख एकड़ के। और उसके बाद में माननीय बहन जी ने अपने शासन में जनता की सुविधा के लिए 27 नए जनपद बनाने का काम किया, 27 नई तहसील बनाने का काम किया। आपके नोएडा से और आगरा तक का इंटरनेशनल जो एक्सप्रेस वे हाईवे बनाने का काम किया। आपके जो है इंटरनेशनल जो फार्मूला नंबर 1 रेस है जो वर्ल्ड स्तर की है, मुझे बताइए का काम किया। मुझे बताइए, आप तो समाजवादी पार्टी आपके साथ है। अच्छा धर्मवीर जी सुन भी लीजिए धर्मवीर जी, आपकी चुनावी रैली हो गई धर्मवीर जी, आपकी चुनावी रैली हो गया, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं आपको मैडम ये काम गिनवा रहा हूँ जो इंटरनेशनल पटल पर फोर्ब्स की मैगजीन, अमेरिका की फैक्ट मैगजीन ने बहन कुमारी मायावती जी को आयरन लेडी का खिताब दिया। मैं आपको वो उपलब्धियां बता रहा हूँ, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ आपके चैनल पे। मुझे ये तो बताइए आप कि अभी आप यूपी की हालत को जिस तरह से लोगों के सामने बताते हैं, समाजवादी पार्टी जो आपके साथ अब मौजूद है और आपने वहां पर सबसे ज्यादा वहां पर रूल किया, तो ऐसे में अगर वाकई में आपने इतने काम किए थे, समाजवादी पार्टी ने वाकई में इतने काम किए थे, तब तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जानी चाहिए थी बिल्कुल। अब वो जहां पर खड़ा है, तो क्या आप सिर्फ 5 साल अब मरकज के और 2.5-3 साल जो हैं आप यूपी के, आप सिर्फ उसी के बिना पर कहेंगे सिर्फ ये अभी इसी में ही काम हो रहा था, इसी टेन्योर में? धर्मवीर जी, मैं खुद देखिए बुसरा जी, प्रधानमंत्री गाजियाबाद में और माननीय योगी जी गाजियाबाद में आते हैं और वो क्या करने आते हैं? वो मेट्रो का उद्घाटन करने आते हैं। ये मेट्रो बहन कुमारी मायावती जी के और माननीय अखिलेश यादव जी के करकमलों के द्वारा सरकार में पूरी हुई थी। सिर्फ फीता काटने का काम मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने किया। इन्हीं 5-5.5 सालों में, 7 सालों में, 5 साल की केंद्र सरकार की सरकार और 2 साल की योगी जी की सरकार में बनारस में ये एक मेट्रो नहीं चालू कर सके। इन्होंने 3 बार सर्वे कराया बनारस में, लेकिन बनारस में आज तक ये मेट्रो नहीं ला सके। वहां पर घपले घोटालों के कारण एक निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसके बाद में इन्होंने जो है वहां पर कलेक्टर को बदला, अनान फानन में अधिकारी बदले, 10 आदमी मर गए। 2 साल का हिसाब मांगते हैं, इन्होंने 5000 की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जो गली मोहल्लों की, जो गलियों की जो है हमारी संस्कृति थी, मंदिरों की संस्कृति थी, उसको एक कॉरिडोर बनाने के नाम पर इन्होंने नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया है। ओके धर्मवीर जी, अनिमा। धर्मवीर जी, पहली बात तो देखिए, जो हम डिबेट यहाँ पे करने आए हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि हम स्पोक्स पर्सन है, नेता नहीं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी शैली पहले गलत है। दूसरी बात, मैं खुद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर से आती हूं और ऐसा कोई काम मायावती जी ने वहां नहीं किया है, किसी भी वोटर को स्पर्श नहीं किया है। पूरे मैंडेट लेकर जब आई थी, आप गिनवा सकते हैं 5 काम उनके जो उन्होंने महिलाओं के लिए सिर्फ किया हो?
कोई एक महिला ऐसा नहीं बोलती कि मायावती मेरी आइकन है, और आप उनको आयरन लेडी का जो खिताब मिला है वो यहाँ पे गिनवा रहे हैं। सिर्फ टीवी डिबेट में बोलने से नहीं होगा। ऐसा क्या हुआ 2014 में कि 0 सीट पे बसपा आ गई? ऐसा क्या हुआ कि योगी जी की जब सरकार 2017 में आती है तो बसपा पूरी साफ हो जाती है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई मैंडेट के बाद भी मायावती जी आज सपा के साथ गठबंधन करना पड़ा? वही पार्टी जो चरित्र को हनन करने की पूरी कोशिश कर चुकी थी, देश में ऐसी होनी चाहिए। और आज तक एक भी बसपा के स्पोक्स पर्सन ने उसका खंडन नहीं किया है। आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, नोटबंदी आप हर चुनाव 2016 के बाद हर चुनाव में आपने बोला नोटबंदी पे ये वर्डिक्ट होगा, नोटबंदी पे ये रेफरेंडम होगा। 2017 में भी आपने बोला कि यूपी का चुनाव रेफरेंडम हो रहा है। बड़े बड़े दावे सबकी तरफ से किए जाते हैं, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए अगर इतना ही काम किया था मायावती ने तो 2014 के इलेक्शन में एक भी एमपी उनकी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं फिर चुना गया? उनको अगर वाकई में काम किया है तो लोगों को तो काम चाहिए, लोगों को किसी पार्टी से नहीं एमएलए बचे हैं अब यूपी में। रावण ने ब्राह्मण का भेष धर के सीता जी को आप बताइए आपकी पार्टी का राम मंदिर पे क्या मनुवादी ताकतों ने इस देश में जो है 130 करोड़ लोगों को ठगने का काम किया है। ये पब्लिक जान चुकी है। ये कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, 2014 में चढ़ चुकी है अब इनकी कांट की हांडी चढ़ने वाली है। भाजपा ने राम मंदिर नहीं बनाया, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप बनाएंगे, आप सत्ता में आते हैं, आज यूपी का वोट पलट जाएगा, आपके हक में आएगा। सपा और बसपा का जो गठबंधन है वो राम मंदिर बनवाएगा। बताइए या पिछले 5 साल में आपकी पार्टी ने क्या सहयोग दिया नरेंद्र मोदी को राम मंदिर बनवाने का? आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप यहाँ पे साफ गोशी से बताइए ना कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है। ना कांग्रेस बनाना चाहती है ना आपकी मायावती हर इंटरव्यू में और अपने स्पीच में कांग्रेस को घेरे में लेती है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राहुल गांधी वो कहते हैं कि वो सपा और बसपा के साथ में है। घोषणा पत्र में वादा किया था राम मंदिर बनाने का, धारा 370 हटाने का, वो वादे कहां चले गए? ये उनसे पूछिए आप जिसके नाम पर वोट लेकर के जो है उस सत्ता में बैठे हुए हैं। एक मिनट मैं संजीव जी के पास जाऊंगी। संजीव पांडे जी, आप यहां पर देख रहे हैं तमाम पार्टियों का क्या हाल है, और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको लगातार उठाया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल यह है, मैं पूरे एकदम मुख्तलिफ आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ। मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी अगर हम बात करते हैं तो इस फेज में वहां पर भी वोटिंग होने जा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाहिर सी बात है कि अब वहां पर कांग्रेस की हुकूमत है। क्या आपको लगता है कि जो फायदा उन्हें असेंबली इंतखाबात में, असेंबली इलेक्शन में मिला, वो फायदा लोकसभा इलेक्शन में मिल पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो पीछे विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से हारा हुआ बताया जा रहा था उस तरह से भाजपा पहली बात तो कि हारी नहीं थी। राजस्थान में भी अच्छी टक्कर हुई और मध्य प्रदेश में भी अच्छी टक्कर हुई थी। सरकार बेशक दोनों राज्यों में कांग्रेस की बनी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बहुत अच्छी जीत हासिल करी थी जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो ये मान के चलिए कि राजस्थान तक, जहां तक राजस्थान से रिपोर्ट आ रही है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में 2014 में भारतीय जनता पार्टी 100% सारी सीटें जीती हुई थी और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं कुछ हद तक सीटें उनसे छीनने में कामयाब होगी। भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं मिलने जा रही है जो 2014 में उनको सफलता मिली थी। मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट है और देखिए मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट का एक जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल वहां सरकार थी और भाजपा ने अच्छी लड़ाई लड़ी। भाजपा ने 2018 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें शिवराज सिंह चौहान के अच्छे कामों को लेकर इशू बनाकर चुनाव लड़ा था और अच्छा फाइट दिया था। उसके बावजूद भाजपा हिंदुत्व की तरफ लौटते हुए देख रही है और भोपाल से जो मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी हैं उनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले 2.5-3 महीनों में जो उनकी सरकार आई है, जो उन्होंने कुछ वादे किए होंगे जनता के साथ, जो उन्होंने कुछ काम किए होंगे, तो कांग्रेस ने जो कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को आशंका है, इसलिए वो हिंदुत्व की तरफ लौट रही है। और बात फिर वही आ रही है, एक बड़ी सिंपल सी बात आ रही है कि अपोजिशन हो या सत्ता पक्ष हो, वो इशू को उठा रहे हैं जिससे पब्लिक को फिलहाल लेना देना नहीं है। कोई ये नहीं बात कर रहा है कि 4 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया इस देश में, उसमें 1 करोड़ महिलाओं का भी रोजगार गया है। ये एनएसएस का सर्वे है जी। लेकिन
जो उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन जो लड़ रहा है वो भी प्योर जातीय कॉम्बिनेशन पे लड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ रही है, फिर से राम मंदिर की बात कर रही है। लेकिन न बेरोजगारी का कोई इशू है, गन्ना किसानों का जो संकट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसको हल करने की कहीं कोई बात नहीं हो रही है। तो क्या 21वीं सदी में हम राम मंदिर या अंबेडकर, देखिए सारे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके सामने एक ही प्रॉब्लम है कि उनके सामने बेरोजगारी का संकट है, किसान सारे जाति से हैं, सारे धर्म से हैं, किसान सुसाइड्स कर रहे हैं, उनके फसलों का अच्छा जो एक भुगतान होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्र जैसे राज्य में पानी का संकट है इतना भारी, इस पे कहीं कोई बात ही नहीं हो रही है। तो इस इशूलेस इलेक्शन से आखिर जो हम लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व है और उसमें इशू पे बात ही नहीं हो रही है, किसान सुसाइड्स कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देखिए पूरा ग्रामीण महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र का ग्रामीण इलाका है, पानी के कितने बड़े संकट से जूझ रहा है, वहां चुनाव में मुद्दा बना भी हुआ है। राजस्थान में पानी का संकट है, लेकिन राजस्थान में भी इस पे कोई भी दल बात नहीं कर रहा है। तो आखिर आम जनता सिर्फ राम मंदिर 370 हो चाहे अंबेडकर की बात हो, उससे मतलब कि आम आदमी की समस्या कहां सॉल्व हो रही है, इस पे कोई भी राजनीतिक दल क्यों नहीं बात कर रहा है कि ये भी देश में संकट है। किसान दलित भी है, किसान अगड़े भी हैं और किसान मुसलमान भी हैं इस देश के, सुसाइड्स तीनों कर रहे हैं। बिल्कुल, उनके तीनों कम्युनिटी के किसानों के फसल का भुगतान अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस इशू पे कोई भी राजनीतिक दल क्यों नहीं आ रहा है? के पास जाऊंगी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि अगर हम इस फेज की बात करते हैं तो लगभग 4 ऐसी सीटें हैं खासतौर पर यूपी की जो रिजर्व्ड हैं, बात यहां पर मुसलमानों की भी की जानी चाहिए, और मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या दलितों और मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, क्या आपको लगता है कि सबसे बड़ा मसला फिलहाल उनकी सिक्योरिटी, उनका तहफ़्फ़ुज़ या उनकी आइडेंटिटी बनकर रह गया है? देखिए, इस देश में दलित और मुसलमान पिछले 30 सालों से ब्लैकमेल हो रहे हैं, ये एक सच्चाई है। ये फैक्ट है कि जो अपोजिशन का जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर इनको ब्लैकमेल करती है, और जो दूसरा सत्ता पक्ष है वो इसका लाभ उठाती है। उनके जो रियल इशू है दलित के या मुसलमान के, उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक रियल इशू है इस देश के अंदर। डेफिनेटली समाज के अंदर जो इकोनॉमिकली सबसे वीकर सेक्शन इस देश में दलित हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन उनके इश्यूज पे कोई भी राजनीतिक दल बात नहीं करता, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन दोनों अगर एक दूसरे को इस इशू को उठाते हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल करने में वो सफल होते हैं, और दोनों का पार्टीशन भी हो जाता है वोटों को इस ब्लैकमेलिंग के कारण। और इस ब्लैकमेलिंग के कारण वो वोट अपना उस हिसाब से दे देते हैं, लेकिन उनका इशू फिर वही का वही रह जाता है। फिर 5 साल बाद चुनाव होता है तो फिर यह जाता है कि मुसलमान असुरक्षित है, दलित असुरक्षित है। बिल्कुल, लेकिन जब उनका अपलिफ्टमेंट का बात ही नहीं हो रहा है तो असुरक्षा की भावना तो रहेगी। रखना ही शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है, जो उनके नाम पर वोट मांगते हैं उनको भी, और जो उनसे डराकर वोट मांगते हैं उनको भी। धर्मवीर जी, मुझे बताइए कि आपकी पार्टी तो लगातार दलितों की बात करती आई है, मुसलमानों की बात करती आई है, इस तरह के आपने दावे किए हैं, फिर मुझे बताइए कि अभी भी मुसलमानों की और दलितों की ये हालत क्यों है? और जब आप बात करने जाते हैं तब आप ये डरा कर क्यों कहते हैं लोगों को कि भाई एक हवा सा बना रखा है कि अगर वो पार्टी आ गई तो फिर सोच लीजिएगा कि आपका क्या होगा। मुसलमानों से ये कहा जाता है, मायावती कहती है कि इकट्ठे होकर आप वोट दीजिए। क्या आप इस तरह से वोट मांगेंगे या इस तरह से वोट मांगेंगे कि भाई अगर हम आते हैं तो आपके लिए हम क्या करेंगे, आपको नौकरियां नहीं मिली तो हम नौकरी देंगे, आपकी तालीम अच्छी नहीं तो हम आपको तालीम प्रोवाइड करेंगे? बुसरा जी, देखिए मैं आपको एक बात तो ये बता दूं कि ज्यादातर केंद्र में कांग्रेस सरकार शासन में रही है और उसके बाद बीजेपी रही है, बीच बीच में कुछ और छोटे छोटे गठबंधन की सरकारें रही हैं। आप भी कमोबेश उनके साथ रहे हैं। इन लोगों ने, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटीज के लोग हों, इनका दोहन करने का काम किया है। और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासन काल में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया था। तो फिर तो बीजेपी ने भी कहा था सबका साथ सबका विकास। तो फिर आप उस पर क्यों आप सुन लीजिए आप हमारी बात, गुजरा जी सुन लीजिए। जब 2007 में माननीय काशीराम जी ने अपने समय में जाति तोड़ो समाज जोड़ो का जो नारा दिया था,
जो 2007 में हमारी सरकार बनी थी, धर्मवीर जी, जब हमने नारों से भाईचारा समाज में हुकूमत काम चल रही किए होती थे, तो फिर बातें और क्या है? आप लोगों नारे ने तो सबके मीडिया के बहुत अच्छे माध्यम होते से, हैं। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उस भाईचारे की सरकार को सोशल इंजीनियरिंग की सरकार कहा था, और उस सोशल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने लखनऊ के अंदर मान्यवर काशीराम उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की। दलितों के सम्मान स्वाभिमान के लिए, जो दलित पिछड़े थे, जो घोड़े पर बैठ करके नहीं निकल सकते थे, उस दलितों के सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने का काम इस देश में अगर किसी ने किया है, तो फिर आप मुझे बता दें कि 2014 में मुसलमान आपसे या दलित जो दलितों की पार्टी दरअसल बीएसपी मानी जाती है, वो क्यों आपका दलित, आपका वोट बैंक जो है वो खिसक कर बीजेपी के पास चला गया था? वाकई में आपने सम्मान दिलाया था। खिसक के चला गया? आप वोट परसेंट 22% वोट परसेंट के साथ में बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। आपकी एक सीट नहीं आई। आप हमारा वोट परसेंट देखिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हम 20% से ऊपर के वोट परसेंट पर खड़े हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा जनाधार खिसक गया? अरे आपका जनाधार से खिसका है तभी तो आप समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। अगर आपका जनाधार ना खिसका होता तो आप अकेले लड़ रहे होते ना। जो सपना बाबा साहब ने 52% संविधान में 52% की व्याख्या की थी कि इन ओबीसी के लोगों को 52% मिलना चाहिए, दलितों को 22% के साथ में, तो लोहिया जी ने, बाबा साहब ने जो सपना देखा था, आज उस सपने को साकार कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, अजीत सिंह जी। तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? विरोधियों को क्यों पेट में दर्द हो रहा है इससे? नहीं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसकी सियासत आप करते आए हैं, और वहां अगर आप उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ आप वहां पर थे तो वहां पर भी देख लीजिए कि दलितों का क्या हाल है। अगर वाकई में आपने उनके लिए किया होता जिनकी आप सियासत करते हैं, तो आज उनकी तस्वीर और तकदीर बदली हुई होती। मैं अनिमा के पास जाना चाहूंगी। अनिमा, मुझे बताइए कि लगातार हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो हिंदुत्व की सियासत की जाती है, हिंदुओं को कंसोलिडेट करने की, उन्हें इकट्ठा होकर वोट करने की बात की जाती है। दूसरी तरफ जो दलित हैं या मुसलमान हैं, उन्हें इस तरह से डराया जाता है कि भाई अगर वो पार्टी आ गई तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा, इसलिए आप हमें वोट करिए। तो क्या इस दौर में जहां पे 21वीं सदी में हम खड़े हैं, हम क्या अब ये सियासत आखिर कब तक हिंदुस्तान में इसी तरह से चलती रहेगी? बहुत ही अफसोसजनक है कि एक विकासशील देश 21वीं सदी में आज भी वोट को पोलराइज कर रहा है। और मुद्दे देखिए, उसमें कोई हिंदुत्व के नाम पे ले रहा है तो कोई कह रहा है कि हमें मुस्लिम पूरा का पूरा वोट दे। और ये वो लोग बात करते हैं जो सच में डरे हुए होते हैं। आप देखिए कि आप विपक्ष में बैठे हुए हैं और एक मजबूत विपक्ष है, उसके बाद भी किस तरह की बयानेबाजी आ रही है। राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि हम सपा और बसपा के साथ में हैं, जबकि सपा बसपा ने उनको अपने गठबंधन में रखा। विपक्ष की इस समय सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो गठबंधन है। कांग्रेस दिल्ली में आपके साथ गठबंधन बनाना चाहती थी, यूपी में जब योगी जी की सरकार बन रही थी उस समय सपा के साथ, यूपी को ये साथ पसंद है, इस तरह के नारे आए थे। अभी वो उस गठबंधन से बाहर है तो वो कह रहे हैं कि हम अपना पॉलिटिकल स्पेस वहां देख रहे हैं जहां हम स्ट्रांग हैं, जहां हम वीक हैं वहां हम सपा बसपा का नहीं बीजेपी का वोट काटेंगे। आप ये बताइए कि 5 साल में एक मौका मिलता है लोगों को वोट करने का, आखिर जब वोटर जाए तो किन मुद्दों पे वोट करें? आप इस तरह के लूज स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप कहते हैं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप यूपी में पूरी की पूरी सीटों पे चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। तो ये किस तरह का परिदृश्य चल रहा है देश का, समझना मुश्किल है। वहीं पर बीजेपी है। आप कहिए कि आपने चुनाव कहां पे आपकी जो कमजोरियां हैं उसको मान लीजिए। आप 5 साल सत्ता में थे, आपके जो पहले संकल्प पत्र था और अभी के संकल्प पत्र में 32 से 40 चीजें रिपीट की गई हैं, तो आप बोलिए कि आप उस पर असफल रहे हैं और आगे जब जनता का हमें समर्थन मिलेगा तो हम उस पर आगे भी। और जनता सच में, कोई जनता ना बेवकूफ है ना वो अशिक्षित है, वो समझती है कि कोई भी पार्टी आके एक आइडियल प्लेटफॉर्म या देश को नहीं बना सकती है। कोई भी पार्टी आती है वो 7, 8, 10 अच्छे काम कर सकती है, उसमें 1-2 गलत काम भी होंगे। आप भी आपको जनाधार मिला था 2014 में, आप बोलिए क्या आपको लगता है अगर आप फेयर होकर सच्चे होकर अगर आप लोगों के सामने जाएंगे तो शायद उसका इंप्रेशन ज्यादा पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, बिल्कुल जो आपने काम नहीं किए उस पर भी आप अपनी छाती ठोके और कहें कि नहीं हमने किए हैं। क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल है कि अगर आपने 5 साल में 100 काम का वादा किया, आपने उसमें से अगर 20, 30, 40% भी अगर आपने पूरे कर दिए तो जाहिर सी बात है कि पीपल विल अंडरस्टैंड। सक्सेसफुल गवर्नमेंट आपने रन की है। और आज देखिए विपक्ष के बाद भी सच में मुद्दे नहीं है। विपक्ष भी आज नोटबंदी,
अरे भाई नोटबंदी 2016 में हुई थी, आज 3 साल उसको कंप्लीट हो गए हैं। आप बात करिए, सच बात है कि 2 करोड़ जो इनके पिछले भी मैनिफेस्टो में था बीजेपी के, 2 करोड़ नौकरियां नहीं है देश में, और ये पर ईयर की प्रॉमिस था। आप घेरिए विपक्ष, आप घेरिए नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जब तक आप आंसरेबल नहीं ठहराएंगे, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप सरकार को आंसरेबल ठहराएं, और यहाँ पर जनता समझ ही नहीं पा रही पक्ष कौन सा है विपक्ष कौन है, बात सारे के सारे वही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। डॉक्टर गुलरेज, क्या आपको नहीं लगता कि जो अगर आपसे कोई काम गलत हुए हैं, चाहे हम नोटबंदी की बात करें, उससे किस तरह से नुकसान हुआ, क्योंकि अब ना तो नोटबंदी आपके मैनिफेस्टो में है, ना ब्लैक मनी आपके मैनिफेस्टो में है कि ब्लैक मनी को हम वापस लेकर आएंगे जो आपने वादा किया था, ना ही हम अगर बात करें और तमाम जो वादे जिन पर दरअसल आपकी हुकूमत आई थी, वो तमाम चीजों की अब बात ही नहीं की जा रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक फेयर, अगर आप, जाहिर सी बात है कि पॉलिटिशियन हैं या आप पार्टी हैं, तो कम से कम आपको अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना भी सीखना चाहिए अगर आप कामयाबी का श्रेय लेना चाहते हैं तो। नहीं, आप मुझे बताएं कि पिछली बार का जो हमने चुनाव लड़ा था वो भी डेवलपमेंट के भी उसूलों पर लड़ा था, और इस बार का भी जो चुनाव है वो भी डेवलपमेंट पर है। आई एम सॉरी डॉक्टर गुलरेज, आई एम सॉरी, इस बार का इलेक्शन तो आपका विकास पर बिल्कुल भी नहीं है। फर्जी राष्ट्रवाद का चुनाव लड़ रहे हैं आप डॉक्टर गुलरेज। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कमलवीर जी, आपको राष्ट्र और राष्ट्रवाद नाम से ही इतनी चिढ़ क्यों होती है? आप सेना के नाम पर क्यों वोट मांग रहे हैं? आप अपने विकास के नाम पर वोट मांगिए ना फिर। तो सर, हम तो विकास प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे पुलवामा पर पहला वोट चाहिए, ये राजनीति करेंगे आप देश की सेना के नाम पर? पूरा विश्व ये बात मानता है कि भारत को सलाम कर रहा है। आप देखिए, आपने जिस आतंकवादी को आप अफगानिस्तान छोड़ के आए थे उसकी वाहवाही लूटेंगे आप फर्जी तरीके से। ये देश की जनता देख रही है आपको। नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने कर आपने 15 सीट काट के लाने का वादा किया था। आप फर्जी स्ट्राइक करते हैं और देश को बेवकूफ समझते हैं। प्रतिशत बढ़ा है, तकरीबन 25% से ज्यादा साइंटिफिक इंडेक्स पर। आपने कहा था हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, आपने क्या किया किसानों के लिए? कि आज तक किसान मर रहा है। सबसे ज्यादा अगर रेट मिला है तो वो हमारी सरकार में मिला है। तब भी मैं बिल्कुल गुस्सा होकर नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि जनता का प्रेम मिल रहा है। डॉक्टर गुलरेज, मुझे बताइए, अगर वाकई में आपके कामों की फहरिस्त इतनी लंबी है, तो आपकी जो तमाम रैलियां हैं, जब आप आवाम के बीच जा रहे हैं, आपके पार्टी के लीडर वोट मांगने के लिए, आपके पार्टी के सबसे बड़े लीडर जब जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए इन कामों को वो क्यों नहीं गिना रहे हैं, अगर वाकई में आपने ये तमाम काम किए हैं और आपके कामों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है? देखिए, हमारी जो राजनीतिक विश्लेषक मित्र बैठी हैं, उन्होंने भी कहा, मैं तो ठीक है पॉलिटिशियन हूं, वो तो नॉन पॉलिटिशियन है, नॉन पॉलिटिकल है। नहीं, ये भी प्रो बीजेपी पार्टी हुई है यहाँ पर, इनकी सच्चाई भी हमने देख ली है, ये देश देख रहा है इनको भी। भाषण में आपको उज्ज्वला योजना के विषय में बात होती है, आपको अन्य योजनाओं के बारे में बात मिलती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात मालूम पड़ती है, आपको टॉयलेट का जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात होती है। तो ऐसे में नहीं है, खाते खुलवाए जा रहे हैं, रोटी खाने को नहीं है, योग कराया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री सूट बूट का प्रधानमंत्री हैं। 66 अरब रुपए उन्होंने अपने प्रचार पे खर्च कर दिए। आपने 3000 करोड़ की मूर्ति लगा दी पटेल की। 2019 में चलिए एक बात बताएं, आज जो चालू वित्तीय घाटा है वह कितने प्रतिशत है? वह 4% से नीचे है, जो कि बहुत सेफ फिगर है। आपके समय पे तो जो कांग्रेस के और यूपीए के समय में तो 6% क्रॉस कर लिया था। और एक बात बताएं बुशरा जी, ये शायद मुझे लगता है कि आजादी के बाद का पहला चुनाव होगा जहां पर जो महंगाई जो है वो विषय नहीं है। क्यों विषय नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन की दर सबसे पहला चुनाव ऐसा है जिसपे सिंगल डिजिट पे है। कभी भी 2 लाख करोड़ के घपले घोटाले करके बैंक वाले भाग गए, चौकीदार कहां सो रहा था? 35,000 करोड़ के घोटाले में, रफेल में सुप्रीम कोर्ट में आपके खिलाफ केस चल रहा है और आप उसकी फाइल गायब करवा देते हैं। वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूं मैं, आपको इन्फ्लेशन की दर बात कर रहा हूं मैं, आपको चालू वित्तीय घाटे पर बात कर रहा हूं मैं, आपको फॉरेस्ट रिजर्व की बात कर रहा हूं, और आप कहां जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पर? ठीक है, ओके डॉक्टर गुलरेज, मैं धर्मवीर जी को एक जवाब दे दूं। जो आप ये कह रहे हैं कि मैं प्रो बीजेपी हूं,
पहली बात तो आपका एक फैक्ट चेक कर दूं कि जो आप मसूद अजहर को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, 234 इस देश के नागरिकों की जान खतरे में थी, और आज भी अगर ऐसी स्थिति आएगी तो एक सेना मारी जा रही है, सबसे ज्यादा सैनिक शहीद हुए हैं इस देश में। आप जवाब दीजिए उस पर कि क्यों सेना मारी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सवाल यही है कि मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सवाल यही है कि आवाम के मुद्दों को उठाने में आखिर इंटरेस्ट किसको है। वाकई में अगर एकजुट होकर अपोजिशन ने वो तमाम मुद्दे उठाए होते जो आवाम से जुड़े हुए थे, तो आज सरकार से वो जवाब तलब करने की सिचुएशन में होती, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।